Dear students, let us begin today with transport in plants. The first chapter of plant physiology है ना, इसका first chapter है plant physiology and this is totally made for target batches in which जिनका की target इसी साल नीट 2020 नीट 2020 में अगर आप उम्मीद रखते हो तो अभी इस लॉकडाउन पीरियड में भी आपको अपना काम नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मिल गया हम सभी को, तो इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग अपना मेंटेन रखें। वो जो सीरियसली पढ़ाई वाला सीरीज चल रहा था लगातार, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी है ना। बट अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सीधा वाला वीडियो में मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में क्यों आ गया, क्योंकि देखिए टोटल हमारे पास 38 चैप्टर्स हैं इन बायोलॉजी एंड बहुत समय मिलेगा, 2 से 2.5 महीना 3 महीना, बट अगर 3 महीना भी मिलेगा फिर भी अगर हम एक चैप्टर को 3 से 4 लेक्चर में खत्म भी करते हैं फिर भी ये पॉसिबल नहीं है कि खत्म हो पाए नीट 2021। तो बहुत जरूरी हो जाता है इन सभी चीज़ों के लिए कि हम लोग सेलेक्टिव पढ़ें, वो सब टॉपिक्स जहाँ समझने वाला काम ज़्यादा है, दूसरा बात जहाँ से क्वेश्चन देख आता है। अगर वो 2 से 3 क्वेश्चन का एरिया है देन कि आपको जरूरी है कि आप इसको करें, और नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको अभी जरूरत है कि आप अभी लिविंग वर्ल्ड या फिर और भी कोई जो अनप्रोडक्टिव जिसको आप कर सकते हो इस टाइम में, जिससे एक क्वेश्चन आता है ना। तो इस टाइम में हमारा मेन फोकस पहले इन सभी पे होना चाहिए, फिर उस पर जब ये प्रोडक्टिविटी मेरा निकल गया फिर बचा कुचा मार्क्स में लोग उठा लेंगे, है ना। क्योंकि अभी अगर मान लो एक लंबे चैप्टर के पीछे आप पढ़ गए जहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 आ रहा है तो फायदा देगा, बजाय इसके कि अभी आप एक ऐसे थोड़ा छोटा ही चैप्टर है बट उस पर लग गए जिससे क्वेश्चन 1 आएगा और वो भी शायद इतना सिंपल कि आप यू भी बना दो, तो फिर वो तो अभी के लिए मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी में सही नहीं बैठता, फिट नहीं बैठता। दूसरा बात कि क्लास 11th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसमें ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि आई गेस कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, मैं सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बट अगर आपको लगता है आपको नहीं पता, आप वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे, जो बोले हम उसको सुनिए और लिखिए, ठीक है। कुछ कुछ तो मैं यहाँ हिंट दे ही दूंगा। दूसरा बात, अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही। तो लेट अस बिगिन। First is in introduction. Let us begin with the introduction. सबसे पहले तो प्लांट फिजियोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं, तो इज स्टेफन हेल्स। स्टेफन हेल्स फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ना। प्लांट फिजियोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं, स्टेफन हेल्स को। नेक्स्ट कम्स इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है भाई, तो जेसी बोस, पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस, ओके। और शायद आप 9 में पढ़ोगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक स्टेट ऑफ मैटर था, है ना। मैटर 5 स्टेट में मिलता है, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अलावा एक और जो है दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो जेसी बोस के बारे में अच्छा पहले तो लिख लो, इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इनके बारे में खास बात यही पल्सेशन थ्योरी दिए थे, ठीक है, पल्सेशन थ्योरी। माइंड अभी आपको ये समझना जरूरी नहीं है पल्सेशन थ्योरी क्या था क्यों था, ये आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं, बट आप बस नाम याद रखें। आपसे अगर पूछा बहुत तो यही पूछा कि पल्सेशन थ्योरी कौन दिए थे, तो ये बात जेसी बोस। And this was for mineral transportation in plants. Plants में mineral transportation के लिए ये थ्योरी था। Next is diffusion. Okay. चलिए जरा diffusion के बारे में देखते हैं। सबसे पहले diffusion क्या है? डिफ्यूजन एक सिंपल टर्म है केमिस्ट्री का, आप पढ़ चुके हैं 9th में भी। ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और इनमें से एटम्स
किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन इफ अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसमें मतलब ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि कोई सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट जाएगा, कुछ भी जा सकता है। सीधा आप बोलते हो ट्रांसफर ऑफ particles from higher concentration to lower concentration। जब भी पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना, सीधा सीधा। और माइंड इट कि ये जो डिफ्यूजन है, दिस डिफ्यूजन ऑलवेज अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तब भी डिफ्यूजन होगा। मतलब ये कि आप अगर ऐसा करते हो कि दो चीज बिल्कुल बराबर बराबर कंसंट्रेशन में है, बराबर बराबर कंसंट्रेशन में अगर होगा तो देयर इज नो नेट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन नहीं होगा नेट। खैर डिफ्यूजन से पहले, डिफ्यूजन अभी आप आई होप सो कि नहीं लिखे होंगे, इससे पहले एक टॉपिक और जरा ऐड करते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, जो कि इस पूरे टॉपिक को थोड़ा क्लियर कट कर देगा। ठीक है, तो चलिए यही लिखते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, है ना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट दो तरह का होता है। फर्स्ट इज स्मॉल डिस्टेंस एंड सेकेंड इज लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस वाला ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? अगर ट्रांसपोर्ट विद इन सेल हो रहा हो और बिटवीन सेल हो रहा हो। अगर सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई अगर एक सेल है, तो मान लो यहां पे कोई चीज बना, तो यहां कोई चीज बना इसको तो इवनली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो जब यहां से कोई चीज मान लो यहां पहुंचता है, तो इवनली जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहां से कोई चीज हर तरफ, तो ये भी तो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है ना। तो और इसमें हेल्प करता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस आप लोग शायद जानते हैं, टारगेट बैचेस हैं, वैसे क्लास 11 के लिए भी मैं बोला तो बता ही देता हूं। साइक्लोसिस इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ठीक है, ये जो है ना सेल का कंटेंट आपस में घूमता रहता है हमेशा, मतलब सेल का कंटेंट भी स्टैटिक नहीं है, घूमता रहता है एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। चलिए, तो स्मॉल डिस्टेंस तो हो गया विद इन सेल और बिटवीन सेल। लॉन्ग डिस्टेंस होगा दूरी पे, या इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। मान लो स्टेम से लीफ तक कुछ पहुंचाना है, रूम से पानी एब्जॉर्ब किया प्लांट और उसको लीफ तक पहुंचाना है फॉर फोटोसिंथेसिस, तो दिस आल्सो कम्स अंडर लार्ज डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस में, अच्छा लार्ज डिस्टेंस में जो ट्रांसफर होता है दिस इज थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। बट व्हेन कम्स इन स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इट अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन। ठीक है, अब ये डिफ्यूजन फर्दर दो तरह का, यानी में से तीन तरह का होता है। लिख ही देता हूं यहीं पे, थोड़ा सा कोशिश करना आप भी। फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन, एंड सेकेंड इज फैसिलिटेटेड। सिंपल और फैसिलिटेटेड भी आप यहीं लिखो, फैसिलिटेटेड। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहां पे एक्टिव। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दो तरीके से यूज हो, कहो कि एक डिफ्यूजन जो कि दो टाइप में बटा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। अगर एनर्जी उसको चाहिए तो इट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो एनर्जी को यूज करेगा और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीजों को ट्रांसफर कर सकता है। बट व्हेन कम्स फॉर डिफ्यूजन में फर्स्ट टाइप, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
सिंपल और फैसिलिटेटेड में देयर इज नो नीड ऑफ एटीपी, यहाँ पे एटीपी का नीड नहीं है, एंड सो इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इनके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है। तो आप इतना लिखिए, यूं को पूरे को लिखो, इस पॉइंट को छोड़ देना। इस पॉइंट को तो लिखेंगे कब, जब डिफ्यूजन के डेफिनेशन में अच्छे से इंटर कर जाएंगे ना, तब लिखेंगे। चलो बता देता हूं। इसे भी हटा दें। अच्छा, इससे पहले कि इसमें वापस हम एक दो पॉइंट और नोट कर लेते हैं। ये यूं तो एनसीईआरटी में आ गए हैं, बट हम लोग इसको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में खत्म कर लेते हैं, तो थोड़ा आराम हो जाएगा, होता फिर बीच में हम लोग कंसेप्ट के बीच में कुछ नया चीज नहीं है। सबसे पहले तो ये कि वाटर के बारे में लिखा है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आप ये बताइए कि सबसे अधिक वाटर कंटेंट किसमें होता है, तो दिस इज वाटरमेलन। वाटरमेलन, इट हैज 92% of water content and this is maximum। ठीक है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट इज इन वाटरमेलन, जिसमें कि 92% वाटर होता है। सेकेंड हाईएस्ट वाटर कंटेंट इज इन हर्बेसियस प्लांट। हर्बेसियस प्लांट्स, हर्बेसियस प्लांट्स इसमें 85% होता है। ठीक है, और वाटर कितना जरूरी है, इसका एग्जांपल ये भी समझो कि आप जिस सीड को ड्राई बोलते हो ना, ड्राई सीड, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है नीट में। ड्राई सीड में कितना वाटर कंटेंट होता है, तो माइंड इट, इवन द ड्राई सीड आल्सो कंटेन 50% ऑफ वाटर कंटेंट, 15% वाटर कंटेंट उसमें भी होता है। उसके बाद बात करें तो प्रोटोप्लाज्म, जिसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो कुछ भी लिविंग मीडियम है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ वाटर है, इट इज नथिंग बट वाटर। ऑलमोस्ट अबाउट 99% वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, 99% वाटर कंटेंट, तो ये भी होगी। इसके बाद है इसकी थोड़ा सा और डाटा वाला चीज, ये जो मेज प्लांट है ना, मेज प्लांट, it absorbs water almost about, I guess, 3 liter per day. Maize plant absorbs water almost about 3 liter per day, and mustard, a mature mustard plant, absorbs water equal to its weight in 5 hours. Maize plant 3 liter per day absorb कर लेता है, and mustard absorbs water equal to its weight, लिख ही देता हूं, absorbs water equal to its weight in 5 hours। ठीक है, 5 घंटे में ये अपने वेट इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। चलो इतना हो गया, तो एक और पॉइंट देख ही लेते हैं, एक दो और पॉइंट, इसको पूरा खत्म ही कर देते हैं। ये हम लोग वापस जब यहाँ आएंगे तो डील कर लेंगे।
नेक्स्ट इज की ऑलमोस्ट 99% of the absorbed water is lost by the plants. ठीक है, जितना पानी आप एब्जॉर्ब किए उसमें से ऑलमोस्ट अबाउट 99% तो आप लॉस्ट ही कर देते हो. ओनली 1% इज यूज्ड बाय द प्लांट. एंड तुम खुद ही सोचो, इतना पानी वेस्ट कर रहा होता है प्लांट, तो इट इज ऑलमोस्ट द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर. मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट्स. ये ऑलमोस्ट अबाउट मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर होता है प्लांट के लिए, which grows in you may say natural environment. एग्रीकल्चरल नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी प्लांट ग्रो कर रहा होता है उनके लिए ये मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर होता है. ठीक है, चलिए ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स वाले में वापस से इंटर करते हैं. डिफ्यूजन वाला टॉपिक आप एक बार इसको लिख लीजिए. यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा इन एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल हैबिटेट. एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल हैबिटेट. एग्रीकल्चरल और नेचुरल हैबिटेट में ये मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर होता है. चलिए मैं चल रहा हूं. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला पॉइंट. ड्राई शीट में कितना वाटर कंटेंट, वाटर में कितना, प्रोटोप्लाज्म नहीं इंपॉर्टेंट है ज्यादा. मेज और मस्टर्ड देख लिया क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है. ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोइंग इन एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल हैबिटेट्स. बट सबसे इंपॉर्टेंट आई विल गेस फॉर ड्राई सीड का वाटर कंटेंट. लेट इट बी. अब आगे बढ़ते हैं. चलिए तो डिफ्यूजन के बारे में देख लिए. अच्छा, ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन तो बात हो गया, बट ये कब तक, ये तब तक चलता है अंटिल डायनामिक इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड. जब तक कि डायनामिक इक्विलिब्रियम ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा. इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम. एक बार 11th के लिए बता दे रहा हूं तेजी में. ये देखो, दो बीकर है, बीकर ए एंड बीकर बी. ये कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, नेक्स्ट है इसकी, यहां पे मान लो पार्टिकल्स है ये वाला, और इसमें थोड़े कम है. डिफ्यूजन क्या था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा. मींस कि ये पार्टिकल इस तरफ जाएगा. ठीक है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. होता ही है कि इधर से इधर भी जाता है और इधर से वापस कुछ इधर आता भी है. बट द फैक्ट इज दैट कि इधर से जाता अधिक है, आता कम है. ठीक है, जिस तरफ मूवमेंट होने का होगा एक्चुअली यही होता है कि जाता अधिक है, लौटता कम है. तो नेट मूवमेंट क्या हुआ, मान लो यहां से यहां 4 गया और 2 आया, तो आप क्या बोलोगे, नेट इसमें 2 गया, दिस इज डायनेमिक. ठीक है, ये डायनेमिक है इक्विलिब्रियम. और मान लो जब ऐसा ही होता है दोनों की तरफ का कंसंट्रेशन बराबर हो गया. जब कंसंट्रेशन बराबर हो गया तब का बात कर रहे हैं. कंसंट्रेशन बराबर, चलो कंसंट्रेशन बराबर जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो अब क्या रुक जाएगा, नहीं, अब भी यहां से जाएगा और अभी भी यहां से लौटेगा. बट अब जाने और लौटने दोनों का रेट बराबर हो जाएगा. मतलब ये कि गया अगर 2 तो लौटेगा भी 2, गया 1 तो लौटेगा भी 1. दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये होता कि मान लो जैसे ही बराबर हो गया उसके बाद अब जाना आना बिल्कुल बंद, एक भी ना जाएगा ना एक भी आएगा. अगर ऐसा हो जाए तो बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुक गया. इक्विलिब्रियम मतलब बराबर हो जाना और स्टैटिक मतलब रुक जाना. तो अगर ऐसा होता कि अपना गया ना आया, जैसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम. बट डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहां होता है जिसमें क्या होता है कि अभी भी जाएगा और आएगा, बट जाने और आने का रेट बराबर होगा. दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है,
नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिए, डिफ्यूजन ऑफ वन पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्टिकल। डिफ्यूजन एक पार्टिकल का इंडिपेंडेंट होता है अदर पार्टिकल से, मतलब ये कि मान लो यहाँ पे कुछ गैसेस, जैसे एक पार्टिकल तो था, इसके अलावा कुछ और पार्टिकल डाल देते हैं। देखो ये देखो, देखो खास बात देखो, तो आप नोटिस करोगे तो इधर में ब्लैक वाला जो पार्टिकल्स है वो अधिक है, इधर कम है, और इस ग्रीन वाले में इसका ऑपोजिट कंडीशन, इसमें में ग्रीन अधिक है, इधर में ग्रीन कम है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक अगर यहाँ अधिक है तो ब्लैक इधर जा रहा है तो ग्रीन रुका रहेगा, नहीं, ग्रीन इंडिपेंडेंट है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मान लो ब्लैक वाले का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस तरफ है, ए में अधिक है, बी में कम है, और ग्रीन वाले का उल्टा, तो कुछ ऐसा होगा, ब्लैक वाला पार्टिकल का जाने का नेट रेट उधर अधिक होगा और ग्रीन वाले पार्टिकल का जाने का नेट रेट इधर अधिक होगा। माइंड इट, मैं बोल रहा हूं नेट रेट, मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैक वाला इधर नहीं आएगा, आएगा, बट नेट रेट का बात कर, तो नेट रेट ब्लैक वाले का अधिक तो इधर गया, ग्रीन वाले का अधिक है तो इधर आया, ठीक है। तो डिफ्यूजन of one particle is independent of other particle, है ना। डिफ्यूजन ऑफ वन पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्टिकल, एक पार्टिकल का डिफ्यूजन दूसरे पार्टिकल के डिफ्यूजन से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, डिफ्यूजन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक बार देख लेते हैं। डिपेंड्स ऑन, चार चीज मेनली है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, है ना, टेम्परेचर, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। नेक्स्ट इज प्रेशर, तो ठीक हो गया, टेम्परेचर, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, प्रेशर, और एक और हो जाएगा तुम्हारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाँ बिल्कुल यही चार। अच्छा जरा रेट का बात करते हैं, अगर हम लोग डिफ्यूजन रेट का अगर बात करें, डिफ्यूजन रेट, तो दिस इज मैक्सिमम फॉर गैस, उससे कम हो जाएगा लिक्विड में, एंड दिस इज मिनिमम इन सॉलिड्स, ठीक है, सही। अच्छा अभी तक हम लोग जो भी डिफ्यूजन के बारे में पढ़ रहे थे, मेनली इट वाज आल्सो फॉर सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में सब कुछ हूबहू होता है, फैसिलिटेटेड में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मतलब सीधा सीधा हम लोग ये समझते हैं कि जो भी चीज डिफ्यूजन के लिए पढ़े दैट विल बी सेम टू सेम एग्जैक्ट फॉर सिंपल डिफ्यूजन, और फैसिलिटेटेड और एक्टिव में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, जो चेंज होगा वो हम लोग लिख लेंगे। तो खैर अभी तो सिंपल भी चलेगा। देखो सिंपल डिफ्यूजन में देयर इज नो नीड ऑफ एटीपी, ये फॉलोज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी फॉलो करता है। अब इसका मतलब क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है मींस कि सिंपल डिफ्यूजन, और यू में से डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बोलना सही रहेगा, नहीं सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के बारे में बोलते हैं। एक्चुअली में डिफ्यूजन में भी रहेगा, बट जब हम लोग एक्टिव डिफ्यूजन का बात करेंगे तो वहां पे नहीं रहेगा। तो वो तो हम लोग बोले हैं कि जब भी बोल रहे सब कुछ सेम रहेगा अनटिल एंड अनलेस हम लोग जब बाकी टॉपिक्स उसको चेंज ना करते हैं, जैसे हम लोग एक्टिव में लिखेंगे स्पेशली, तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, चलो फॉलोज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, ये एक्टिव में नहीं होता, और फॉलोज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नो नीड ऑफ एटीपी, सिंपल डिफ्यूजन।
हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का बात करेंगे, एटीपी यूज नहीं करता है। अभी हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर। इस चैप्टर में कभी कभी नीट में ना कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, डीपीडीज पे, ऑस्मोटिक प्रेशर्स पे, तो उसके लिए बेहतर है कि हम लोग अभी से ही सारे डेफिनेशंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। डेफिनेशंस अगर याद है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आराम से हो जाता है, और वैसे याद कि आप समझ भी गए तो आपका काम हो जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? तो द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स exert pressure. The diffusing molecules exert pressure on the membrane of the cell. This pressure is called diffusion pressure. ठीक है, मतलब ये कि जैसे हम लोग बात किए थे, ये देखो ये था एसपीएम था, ये एसपीएम था, इस तरफ था ए और इस तरफ ये नीचे लिखे तो बेटर है, दिस वाज ए एंड दिस वाज बी। हम लोग देखे थे जब इस तरफ कंसंट्रेशन अधिक था और इस तरफ कंसंट्रेशन कम था, क्या होता था? नेट मूवमेंट इधर से इधर होता था। आपको क्या लगता है, जरा फील करने की कोशिश करो, ये मॉलिक्यूल इस वाले मेम्ब्रेन में पहले धक्का देगा और धक्का देकर क्रॉस होगा, मतलब कुछ आप लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ है, ये है एसपीएन और यहाँ पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स को इधर क्रॉस करना। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, जाहिर सा बात है, डिफ्यूजन सॉल्यूट बहुत छोटा होता है, तो इस एसपीएन के बीच में कुछ माइक्रोस्कोपिक पोर्स होगा। ठीक है, उस पोर्स के थ्रू ये क्रॉस करेगा, और ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक पोर बिल्कुल ओपन होता नहीं, इसको ओपन करना पड़ता है, बस हम जस्ट इमेजिन करें इसको समझने के लिए। ठीक है, इसको ओपन करना पड़ता है, तो मतलब मान लो इस तरफ से उस तरफ जाना है, तो मैं पहले उस ओर तक पहुंचूंगा, वहां पे प्रेशर लगाऊंगा, उसे ओपन करूंगा, फिर बाहर जाऊंगा। ठीक है, तो मैं जो प्रेशर लगाया उधर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, इसमें हाँ एक और पॉइंट है, बस एक और पॉइंट यहां देख लो, फिर हम लोग इंटर करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। देखो ये एनसीईआरटी का हूबहू लाइन है, इसको बस याद कर लेना, मैं समझा देता हूं। डिफ्यूजन इन सॉलिड rather than of solid is more common। चलो देखो, तो उस वक्त जो हम लोग लाइन समझना चाह रहे थे, आप एक काम कीजिएगा, वहां पे और करके एक ये भी लाइन लिख लेना ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बस बता रहा हूँ। देखो हम लोग वहां लिखे थे डिफ्यूजन इन सॉलिड रेदर देन ऑफ सॉलिड इज मोर कॉमन, है ना, मींस कि डिफ्यूजन, और सब्सटेंस थोड़ा देर के लिए भूलते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, डिफ्यूजन, इसको कह रहा हूं, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर कॉमन देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। चलो आप जो वहां लिखे थे डिफ्यूजन इन सॉलिड रेदर देन ऑफ सॉलिड इज मोर लाइकली या मोर कॉमन, है ना, तो सीधा डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर कॉमन देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। सिंपल, उस लाइन को और इस लाइन का मतलब सेम है, बस वो थोड़ा टेढ़ा है तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसके बाद लेट्स एंटर इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स, जैसे ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ही होता है, तो लिखते हैं विथ
बेहतर होगा अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है। नेक्स्ट, इसमें भी नो एटीपी रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें भी एटीपी नहीं लगता है। नेक्स्ट, रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है, इसको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। मेम्ब्रेन रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, को स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। नेक्स्ट इज की, अच्छा इसको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों चाहिए? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो पूरा सेल वॉल इज मेड अप, सॉरी सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, ठीक है, लिपिड बताए थे समझने के लिए, आप समझ सकते हो कि ये फैट है, और अच्छे से एग्जांपल समझो कि तेल का है, तेल का बना हुआ, तेल इज ऑयल इज आल्सो फैट, ठीक है, तो ये लिपिड का है। अब भी तुम खुद सोचो कि इस लिपिड पे क्या कभी पानी घुल के अंदर हो सकता है? क्या यहां से वाटर अलाउड होगा? नो, कभी नहीं। तो वाटर जैसे मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं, वाटर से अट्रैक्ट होते हैं, वाटर से अटैच होते हैं, उनके ट्रांसफर के लिए ना यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। देखो ये पानी इस ऑयली लेयर के थ्रू क्रॉस कर नहीं सकता, बट हाँ वो प्रोटीन के थ्रू क्रॉस कर सकता है। अगर यहाँ पे प्रोटीन उसको मिल जाए तो इसके थ्रू क्रॉस कर जाएगा। वाटर आएगा, प्रोटीन के इस साइड से अटैच होगा, और उसके बाद ये पूरा घूम जाएगा, इट टर्न्स बाय 180 डिग्री। तो अगर जैसे ही अगर ये मान लो 180 डिग्री से घूम गया तो क्या होगा? कुछ समय बाद आप इसी को देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, वाटर इस तरफ आ गया है ना। अगर ये H2 में दिखा रहा हूं वाटर ड्रॉप, तो आप खुद सोचो वाटर ड्रॉप जो यहाँ अटैच पहले उधर से आया, हर तरफ एंटर नहीं कर सकता, इसलिए वो स्पेशल प्रोटीन के पास गया, उस स्पेशल प्रोटीन से अटैच हुआ एक साइड से, आउटर साइड से, उसके बाद ये प्रोटीन 180 डिग्री से घूम गया, तो ये सीधा अंदर पहुंच गया, अंदर पहुंचा तो वापस ये अलग हो गया, ये वापस बाहर की तरफ मुड़ गया, वापस से 180 घुमा दिया, वापस आ गया बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, एंड उन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। खैर वो हम लोग सेल में पढ़ेंगे। तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए होता है इनको। और जब पानी का बात हो ही गया तो यहीं पे लिख लेते हैं, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाले जो प्रोटीन्स है ना उनको हम लोग एक्वापोरिन्स कहते हैं, ठीक है। तो फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। चलिए नेक्स्ट इज की अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है, एटीपी नहीं चाहिए, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, ठीक है। चलिए अभी एक डायग्राम से उसको समझ लेते हैं। देखो ये मान लो मेरा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मान लो मेरा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ इस तरह का प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। कोई चीज यहां आएगा, जैसे मान लो अगर ये आउटर साइड है, इधर ही आउटर साइड लेते हैं, ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है, किस चीज का भाई? तो सेल का, सेल वॉल हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल वॉल वाले अगर प्लांट हुआ तो फिर सेल मेम्ब्रेन, तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन को ड्रॉ किए। सेल मेम्ब्रेन में देखो ये है आउटर साइड, ये है क्या? आउटर साइड, इसी आउटर साइड को इधर दिखा। वाटर आएगा, इसके साथ अटैच करेगा, ठीक है, और उसके बाद ये घूम जाएगा। जैसे ही ये 180 डिग्री से टर्न किया तो ये वाटर इस तरफ पहुंच जाएगा और फिर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू ये क्रॉस करता है आउटर से इनर साइड की तरफ। एक बात और यहीं पे देख लेते हैं। अच्छा ये स्पेसिफिक होता है, दिस इज हाईली स्पेसिफिक,
एक काम करते हैं, वापस यहाँ से देखने के बजाय हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है। उस चार्ट में हम लोग सबके बारे में देख लेंगे, उसको बस समझना होगा। खैर यहाँ पे एक 3 पॉइंट टाइप्स जो हम देख रहे हैं, यूनिपोर्ट, सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट, उसको लिख देते हैं। देखो एक डायग्राम आपको मिलेगा एनसीईआरटी में ऐसा। खैर देखो, अगर एक बार में एक मॉलिक्यूल जा रहा हो एक डायरेक्शन में, चाहे तो बाहर से अंदर जा रहा हो या अंदर से बाहर जा रहा हो, दिस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिपोर्ट। अगर ऐसा हो कि एक बार में दो मॉलिक्यूल एक बार में दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, एक बार में दो मॉलिक्यूल, अगर सिंगल रहा तो यूनिपोर्ट, एक बार में दो मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन जा रहा है, दिस इज कॉल्ड सिंपोर्ट। एक बार में एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में, चाहे तो बाहर से अंदर जा रहा हो या अंदर से बाहर, दिस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। एक बार में दो मॉलिक्यूल या तो अंदर से बाहर जा रहा हो या बाहर से अंदर आ रहा हो, दिस इज कॉल्ड सिंपोर्ट। एंड एक और केस अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, ये देखो, ये कोई दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगा। अच्छा, इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को ना टनल प्रोटीन भी बोलते हैं। क्यों टनल प्रोटीन बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस है, तो एक साइड से दूसरे साइड तक मूव करता है, बड़ा सा होता है, फ्रॉम वन आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एकदम लॉन्ग सा होता है, इसलिए इसको टनल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या देखो, अगर ऐसा कंडीशन हो तो एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा हो और एक मॉलिक्यूल बाहर आ रहा हो, नहीं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल अंदर या बाहर हो तो यूनिपोर्ट। अगर एक साथ दो मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में अंदर जा रहा हो या बाहर आ रहा हो, दिस इज कॉल्ड सिंपोर्ट। और अगर दो मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, दिस इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। ठीक है, चलिए, इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी बिगिनिंग विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, बट मैं कोशिश किया हूं कि आज बहुत लंबा लेक्चर कवर हो गया। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड नोट्स चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड थैंक यू।